हेलो एवरीबॉडी। तो क्या आप एक लॉ ग्रेजुएट हैं और सोच रहे हैं कि अपनी प्रैक्टिस कैसे स्टार्ट की जाए? तो आ गया है सबसे सेफेस्ट ऑप्शन और जो है यूपीपीसीएस असिस्टेंट प्रोसिक्यूशन ऑफिसर, जिसका सपना हजारों बच्चे देख रहे हैं। और अब तो ये और ज्यादा बढ़ चुका है क्योंकि जुडिशियरी के लिए आपको 3 साल का एक्सपीरियंस होना जरूरी है। और अगर आपके पास एक यूपीपीसीएस एपीओ जैसी जॉब है और उसका एक्सपीरियंस है तो फिर बात ही क्या है। तो आ गई है अब ये नई वैकेंसी जो कि असिस्टेंट प्रोसिक्यूशन ऑफिसर की है, जिसकी एलिजिबिलिटी है कि हम एटलीस्ट एक लॉ ग्रेजुएट होने चाहिए। ठीक है, इसके अलावा और कोई एलिजिबिलिटी नहीं है। तो जो भी बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने अपनी लॉ की डिग्री कंप्लीट कर ली है उनके लिए एक सुनहरा मौका है। तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि क्या क्या ऐसी रिक्वायरमेंट्स है जो कि यूपीपीसीएस एपीओ के फॉर्म भरने में जरूरी है, क्या एज लिमिट है, कितनी इसका फीस स्ट्रक्चर होगा और उसके अलावा कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं जो हमें इसमें पढ़ना जरूरी है। इसके बाद इस सेशन के बाद हम इसका डिटेल स्ट्रैटेजी भी लेकर आएंगे और हम कोशिश करेंगे कि इसका जो लॉ पोर्शन है उसको कंप्लीट करा जाए बिल्कुल निशुल्क, जैसे क्योंकि ये प्लेटफॉर्म ही है निशुल्क आईएएस जो कि डील करता है, जो कि हेल्प करता है उन बच्चों को जो ऑलरेडी बहुत मेहनत करना चाहते हैं पर कहीं ना कहीं थोड़ा सा फाइनेंसेस से चूक गए हैं। तो आज हम शुरू करने वाले हैं एपीओ के बारे में थोड़ी सी जानकारी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आते हैं बेटा कि इसको फॉर्म कैसे फिल करना है, हाउ टू फिल द फॉर्म। तो फॉर्म फिलिंग के बारे में जानते हैं कि कैसे इसका फॉर्म फिल किया जाता है। ठीक है, तो इसमें जैसा कि अगर आप बाकी फॉर्म्स भी भर रहे होंगे तो अब एक ओटीआर का कॉन्सेप्ट आ चुका है, दैट इज वन टाइम रजिस्ट्रेशन। ठीक है, तो यहां भी आपको क्या करना है, ओटीआर का फॉर्म भरना पड़ेगा जो कि 72 घंटे पहले, फाइनल फॉर्म सबमिशन के 72 आवर्स पहले भराएगा। ठीक है, इसके 72 आवर्स बाद ही आप अपना फाइनल फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा कि लास्ट डेट का इंतजार मत कीजिएगा, क्योंकि हो सकता है कि फिर आप ओटीआर ही भर पाए और फाइनल फॉर्म का टाइम ही निकल जाए और आपको लगे कि अरे ये तो हमको पता ही नहीं था। इसीलिए ये जो पूरा सेशन है इसको पूरा देखिएगा ताकि आपको कोई भी छोटी से छोटी डिटेल भी रह ना जाए, ताकि आपका फॉर्म ऐसा ना हो कि सब कुछ करते हुए भी रिजेक्ट हो जाए। ठीक है, तो ये है ओटीआर जो कि आपको 72 घंटे पहले भरना होगा, इसीलिए लास्ट डेट का इंतजार बिल्कुल मत कीजिएगा। 16 तारीख से फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं तो आप इसको फटाफट से जाकर भर सकते हैं। चलिए, अब इसका जो भी मतलब जैसे भी आप फॉर्म भरेंगे तो जितने भी डॉक्यूमेंट्स होंगे, यानी कि जो एप्लीकेशन का प्रिंट आउट होता है, ठीक है, इसके अलावा फिर आपने जो पेमेंट किया है उसका प्रिंट आउट होता है, ये सारा आप प्रिजर्व करके रखिएगा। ठीक है, ये सारा आप पीडीएफ फॉर्म में प्रिजर्व करके अच्छे से रखिएगा, घुमाइएगा मत। क्योंकि ऐसा होता है, हम लोग कभी कैफे में जाके फॉर्म भरते हैं तो उसका प्रिंट आउट या तो हम बोलते हैं भेज दीजिए, लेकिन हम भूल जाते हैं, है ना। तो इसको प्रिजर्व करके रखिएगा, दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू। कभी भी कुछ भी ऐसा इशू आता है, क्लैश आता है, क्योंकि बेटा मैं एक लीगल बैकग्राउंड से हूं तो हो सकता है आप इसकी सैंक्टिटी को नहीं समझ पा रहे, लेकिन मैं समझ पा रही हूँ। क्योंकि जब ये प्रॉब्लम आती है ना तो फिर आप वही पुरानी पर्ची ढूंढते हो कि अरे ये स्लिप तो मैंने किया था, इसमें तो मेरी कोई गलती ही नहीं थी। इसीलिए ये जितने भी स्टेजेस में आपका होगा उसको आप प्रिजर्व करके सारे डॉक्यूमेंट्स को रखिएगा। ठीक है, चलिए, जब आप फॉर्म भरना शुरू करेंगे तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, पहले तो ओटीआर रजिस्ट्रेशन आपने कर लिया, ठीक है, उसका जो 72 घंटे पूरे हो गए, उसके बाद सबसे पहले आप अपना ओटीआर नंबर डालेंगे वहां पे। ठीक है, आप अपना ओटीआर नंबर डालेंगे और उसके बाद फिर आप प्रोसीड करेंगे। देखिए, मैं आपको उसी फॉर्मेट में बता रही हूँ, उसी पैटर्न में बता रही हूँ जैसा कि नोटिफिकेशन आया है। ठीक है, तो जो नोटिफिकेशन जैसे जैसे जिस स्टेप पे चला है ना, वैसे ही मैं भी आपको बता रही हूँ। ठीक है, तो कुछ भी इसमें एडल्ट्रेटेड इधर उधर से मिक्स्ड नहीं है, बिल्कुल जो नोटिफिकेशन में है, क्योंकि बेटा जो नोटिफिकेशन है वही सच है, बाकी इधर उधर की भ्रांतियों से आप दूर रहिए। तो आपने ओटीआर नंबर डाला, उसके बाद आपने उसको प्रोसीड पे क्लिक करा। ठीक है, प्रोसीड किया, उसके बाद आप अपना डिटेल, ओटीआर में बेसिक डिटेल्स भर देते हैं बेटा, जैसे कि आपका नाम हो गया, आपके पेरेंट्स का नाम हो गया, डेट ऑफ बर्थ वगैरह, ये सारी चीजें आपकी ओटीआर में ऑलरेडी फिल्ड रहेगी। इसके अलावा आपको फिर डिटेल्स भरने होंगे, यानी कि आपका जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, ठीक है, कॉलेज का जो डिग्री है, ये सब आपको अपलोड करना रहेगा। और उसके बाद जब ये डिटेल्स फिल हो जाएगा, ये हो गया आपका स्टेज 1, ये आपका स्टेज 1 हो गया। ठीक है, ये डिटेल्स जो है ये आपका स्टेज 2 हो जाएगा। उसके बाद फिर आपको करना होगा पेमेंट, आपको करना होगा पेमेंट, और पेमेंट के लिए होगा आपका स्टेज 3। अब कितना पेमेंट है ये भी हम आगे जानेंगे। और इसके बाद आपको इस एप्लीकेशन का प्रिंट निकाल करके रखना पड़ेगा। ठीक है, इसका प्रिंट निकाल के या तो आप इसको सेव कर सकते हैं, पर मेक श्योर कि सेव आप ऐसी जगह करिए जहां पे आप आसानी से अपने डॉक्यूमेंट्स को एक्सेस कर पाए। ठीक है, तो ये हो गया। चलिए, अब जानते हैं कि ये जो मैंने बताया पेमेंट, तो भाई कितना पेमेंट,
यानी कि एप्लीकेशन फीस क्या क्या है, किस किस कैटेगरी के लिए कौन कौन सी एप्लीकेशन फीस है, इसके बारे में हम जानते हैं थोड़ा सा। तो देखिए, जो अनरिजर्व्ड है बेटा, अनरिजर्व्ड कैटेगरी है, ठीक है, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है या फिर ओबीसी कैटेगरी है, इनके लिए जो फीस होगी वो 100 रुपए जो है वो फीस है और प्लस 25 रुपीज जो है वो प्रोसेसिंग फीस है, यानी कि टोटल मिला के होते हैं 125 रुपए। 125 रुपए अनरिजर्व्ड, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी। दूसरे स्टेट के जो बच्चे हैं बेटा वो अनरिजर्व कैटेगरी में आते हैं, भले आप किसी कैटेगरी से भी बिलोंग करते हो, ठीक है, क्योंकि ऐसा होता है कि जो आसपास के स्टेट वाले हैं वो भी फॉर्म को भरते हैं, है ना। तो जो अनरिजर्व कैटेगरी वाले हैं तो वो मतलब जो और भी कैटेगरी वाले जो दूसरे स्टेट के हैं वो भी यूआर के ही उसमें कैटेगरी में आएंगे, ठीक है। चलिए, दूसरा आते हैं एसटी एससी। तो एसटी एससी का जो फीस है बेटा वो है 40 रुपीज और प्लस 25 रुपीज प्रोसेसिंग फी, यानी कि टोटल हो जाता है 65 रुपीज, ठीक है। पीडब्ल्यूडी कैटेगरी जो है उनकी फीस रहती है 25 रुपए और 25 रुपए प्रोसेसिंग फीस हो जाती है, यानी कि ये हो जाता है 50 रुपए। अब आते हैं एक्स सर्विसमैन पे। एक्स सर्विसमैन पे, तो एक्स सर्विसमैन जो है इनके लिए 40 रुपए की फीस है और 25 रुपए का प्रोसेसिंग फीस, यानी कि हो जाते हैं 65 रुपए, ठीक है। अब हम जानते हैं कि भाई ये जो वुमेन कैटेगरी हैं, ठीक है, या फिर फ्रीडम फाइटर्स हैं या प्लेयर्स हैं जो नेशनल लेवल के प्लेयर्स हैं, तो क्या उनके लिए कोई अलग से प्रोविजन बनाया गया है? जैसे कि आपने देखा होगा बिहार सरकार की कभी भी वैकेंसी आती है तो उसमें विमेन के लिए अलग फीस स्ट्रक्चर होता है, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पे उनकी जो ओरिजिनल कैटेगरी होगी, विमेन है या फ्रीडम फाइटर है या प्लेयर्स हैं, उनकी जो ओरिजिनल कैटेगरी, चाहे वो यूआर हो, एसटीएससी हो, पीडब्ल्यूडी हो, कुछ भी हो, तो उसी हिसाब से उनकी जो फीस स्ट्रक्चर है वो वहां पे लगेगी, ठीक है। चलिए, अब पैटर्न जान लेते हैं थोड़ा, एग्जाम का क्या पैटर्न है, मतलब किस तरीके से एग्जाम कंडक्ट होगा, कितने लेवल होंगे। तो सबसे पहले बेटा इसका प्रीलिम्स है, ठीक है। अब इसके बारे में डिटेल में भी जानेंगे, इसकी चिंता आपको करने की जरूरत नहीं है। प्रीलिम्स है, मेंस है और उसके बाद फिर आपका इंटरव्यू है, यानी कि कहीं ना कहीं ये जुडिशियरी महाराज के छोटे भाई जैसे ही हैं, यानी कि जितने भी जो भी प्रोसेस आपका जुडिशियरी के, लोअर जुडिशियरी वगैरह के पेपर में होता है, उतना ही लेवल जो है वो इसके पेपर में भी होगा। मतलब लगभग आप मान के चलिए कि लेवल ऑफ क्वेश्चन सेम ही रहने वाले हैं, थोड़ा बहुत सा इधर उधर होगा, अदरवाइज सेम रहने वाले हैं और कंपटीशन टफ है, इस बात को भूलिएगा मत। चलिए, तो अब आते हैं इसकी वैकेंसीज पे कि कितनी कितनी वैकेंसीज हैं, किस किस कैटेगरी के लिए कितनी वैकेंसीज हैं और आप किस कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं और आपको कितनी मेहनत करने की जरूरत है, इसके बारे में जानते हैं। तो टोटल वैकेंसी है बेटा 182। सुन के बहुत ज्यादा लग रहा होगा कि भाई एपीओ में 182 वैकेंसी अच्छी खासी है, पर चिंता मत करिए, अभी बिहार एपीओ भी आने वाला है और उसकी वैकेंसी सुन के तो आपके होश ही उड़ जाएंगे। ऑफिशियल नोटिफिकेशन में तो लगभग 500 वैकेंसी है, लेकिन अब देखते हैं कि जब डिटेल नोटिफिकेशन आता है तो कितनी रहती है, पर यहाँ पर भी अच्छी खासी वैकेंसी है, दैट इज 182 वैकेंसी यहाँ पर है। अब इसका जो हम कैटेगराइजेशन है वो थोड़ा सा देख लेते हैं कि ये जो 182 वैकेंसी है उसको किस हिसाब से बांटा गया है, ठीक है। थोड़ा सा ये चिंता का विषय भी है। तो अनरिजर्व्ड जो है, अनरिजर्व्ड कैटेगरी, जो कि आप समझ सकते हैं कि एक तो अनरिजर्व जो कि ऑलरेडी यूपी स्टेट के हैं, ऊपर से जो अनरिजर्व जो बाकी स्टेट के बच्चे भर रहे हैं, तो उसमें है बेटा 27 वैकेंसी, टोटल 27 वैकेंसीज है, ठीक है। मतलब कि 182 में अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो आप, या फिर आप दूसरे स्टेट के हैं तो आप मान के चलिए कि आपके लिए 27 वैकेंसी है, ठीक है। इसके अलावा एससी के लिए कितनी वैकेंसी है बेटा? 67 वैकेंसी है फॉर एसटी ऑफ पर्टिकुलर स्टेट, यानी कि यूपी स्टेट के लिए, ठीक है। उसके बाद एसटी के लिए कितना है बेटा? 9 वैकेंसीज हैं, ये भी यूपी स्टेट वाले जो एसटी रहेंगे उनके लिए है, ठीक है। जनरल यही होता है, हर एग्जाम में ऐसा ही होता है कि जो स्टेट के होते हैं उन्हीं की कैटेगरी को आइडेंटिफाई किया जाता है यहाँ पे। ओबीसी की वैकेंसी जो है बेटा वो 61 वैकेंसीज है टोटल, देयर आर टोटल 61 वैकेंसीज। ईडब्ल्यूएस की जो है वो 18 वैकेंसी है। ये सब जितने भी कैटेगरी वैकेंसी है वो याद रखिएगा यूपी सेंट्रिक है, यानी कि जो बच्चे यूपी के हैं और उनकी जो कैटेगरी है उसी हिसाब से ये वैकेंसी आ रही है, ठीक है। चलिए, एक्स सर्विसमैन के बारे में थोड़ा जानते हैं कि एक्स सर्विसमैन की कितनी वैकेंसी है। तो एक्स सर्विसमैन की वैकेंसी है बेटा 9 वैकेंसी है एक्स सर्विसमैन की। उसके अलावा पीएच कैटेगरी, फिजिकली हैंडीकैप कैटेगरी में 7 वैकेंसी है। डीएफएफ कैटेगरी में है आपका 3 वैकेंसी है और फीमेल कैटेगरी में है 36, फीमेल कैटेगरी में है टोटल 36 वैकेंसी, यानी कि टोटल आपका जो 182 वैकेंसी है उसका बाइफर्केशन कुछ इस हिसाब से हुआ है, ठीक है। चलिए, नेचर ऑफ जॉब जान लेते हैं कि मतलब मेहनत इतनी कर रहे हैं तो क्या आखिर हासिल होने वाला है, ये थोड़ा जान लें। तो आपका ये जो सर्विस है बेटा ये ग्रुप बी सर्विस में आता है, ठीक है। ग्रुप बी 7th पे लेवल कमीशन के हिसाब से ये लेवल 8 पर आता है,
ठीक है। लेवल 8 पर आता है जिसका ग्रेड पे है आपका, ग्रेड पे है 4800 रुपीज, ठीक है। 4800 रुपीज का ये ग्रेड पे है आपका, ठीक है। चलिए अब आते हैं कि मतलब जो एलिजिबिलिटी है उसमें मैरिटल स्टेटस का क्या रोल है। मैरिटल स्टेटस तो ज्यादा कुछ नहीं है, आप मैरिड हो अनमैरिड हो चलेगा, सब चलेगा, ठीक है। कुछ भी ऐसा इंडियन आर्मी सर्विसेज नहीं है या फिर कुछ ऐसा सर्विस नहीं है जहां पे आपके मैरिटल स्टेटस से कोई फर्क पड़ता है। बट बशर्ते आप ऐसा कोई क्राइम नहीं किए होने चाहिए, यानी कि आपकी एक समय पे एक ही पत्नी होनी चाहिए, ठीक है। और अगर आप महिला हैं, मतलब यहाँ पे भी जेंडर इक्वालिटी की बात की गई है, यानी कि आप महिला हैं तो आपका एक समय पे एक ही पति होना चाहिए, ऐसी बात यहाँ पे की गई है अंटिल द गवर्नर नोटिफाइज। क्योंकि ऐसा कुछ कम्युनिटीज होती हैं जहाँ पे मे बी बाइगेमी अलाउड है, तो उस कंडीशन में क्या है कि गवर्नर उसको अलाउ कर सकते हैं। बट ऐसे आपका जो मैरिटल स्टेटस होना चाहिए वो वन स्पाउस का होना चाहिए, यानी कि वन वाइफ और वन हस्बैंड एट दैट पर्टिकुलर मोमेंट ऑफ टाइम, वन लिविंग वाइफ एंड लिविंग हस्बैंड, ठीक है, ऐसा। चलिए अब आते हैं क्वालिफिकेशन पे। क्या क्वालिफिकेशन की बात की गई है, कितनी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए इसमें, तो जानते हैं क्वालिफिकेशन। तो भाई लॉ डिग्री होनी चाहिए आपके पास, लॉ डिग्री होनी चाहिए, इसके अलावा कोई क्वालिफिकेशन इसके नोटिफिकेशन में मेंशन नहीं किया गया है कि एक्सपीरियंस वगैरह, क्योंकि जैसे ही जुडिशरी में 3 साल के एक्सपीरियंस की बात की गई है तो मतलब बच्चे थोड़ा सा है कि भाई नहीं अब हमको मतलब एक्सपीरियंस भी चलेगा, मतलब तुरंत हम जॉब नहीं ले सकते, बट दिस जॉब इज ओनली फॉर लॉ, मतलब आपका लॉ ग्रेजुएट होना चाहिए, ठीक है। चलिए अब क्या जो अपियरिंग बच्चे हैं, यानी कि जो एग्जाम देने वाले हैं, ठीक है, या फिर जिनका रिजल्ट अवेटिंग है, तो क्या वो लोग भी भर सकते हैं? तो बेटा नहीं, जो लोग अपियरिंग कैंडिडेट्स हैं, ठीक है, जिनकी डिग्री जो है वो इसके लास्ट डेट तक नहीं आई है, वो लोग इसको नहीं भर सकते, मतलब दे आर नॉट एलिजिबल फॉर दिस पर्टिकुलर एग्जाम, ठीक है। आपके पास आपके हाथ में आपकी डिग्री होनी चाहिए, ठीक है। चलिए अब प्रेफरेंशियल, अब देखो क्या होता है, कभी कभी एक ही जैसे नंबर सबको आ जाते हैं, मतलब 15 20 50 100 को एक ही जैसे नंबर आ जाते हैं, उस केस में प्रेफरेंशियल क्वालिफिकेशन को देखा जाता है मेरिट लिस्ट को प्रिपेयर करने के लिए, ठीक है। ये बात का स्टेज है पर आपको पता होना चाहिए। तो प्रेफरेंशियल क्वालिफिकेशन में क्या कह रहा है कि 2 इयर्स इन टेरिटोरियल आर्मी, अगर कोई बंदा है जिसने 2 साल टेरिटोरियल आर्मी को सर्व किया है, ठीक है, या फिर बी सर्टिफिकेट है उसके पास, एनसीसी का बी सर्टिफिकेट है, ठीक है, तो उस केस में वो बच्चा जो है, अगर सब सारे पैरामीटर्स इक्वल हैं तो उस केस में प्रेफरेंस जो है वो इन बच्चों को दिया जाएगा, ठीक है, अगर सारे मतलब नंबर वगैरह सब कुछ सेम है तब, ठीक है। चलिए अब एज की बात करते हैं कि भाई कितने कितने उम्र के बच्चे जो हैं वो इसको भर सकते हैं। तो मिनिमम एज है बेटा जो कि है आपका 21 ईयर्स। वैसे मुझे नहीं लगता है कि 21 ईयर्स का कोई बच्चा भर सकता है, क्योंकि अगर आप लॉ डिग्री की ही बात करोगे तो 3 साल का आपका ग्रेजुएशन हो जाता है, 3 साल का आपका लॉ हो जाता है, तो मतलब मुझे लगता है कि 22 साल तो लगभग हो ही जाते हैं फॉर्म फिल करते, मतलब आपके क्वालिफिकेशन कंप्लीट करते करते। और जो लोग 5 ईयर कोर्स कर रहे हैं तो उनका भी 21 मतलब लगभग कंप्लीट होता है, मतलब बहुत ऐसा है कि एकदम बिल्कुल ही टाइम से पढ़ रहे हैं तो ही 21 साल, पर यहाँ पर मिनिमम जो एज है वो 21 साल दिया हुआ है, और मैक्सिमम जो एज है बेटा वो दिया हुआ है 40 ईयर्स। और कब तक इसको कैलकुलेट कब तक से किया जाएगा, यानी कि 1 जुलाई 25 तक आप 21 साल के हो जाने चाहिए और 40 साल से ज्यादा नहीं होने चाहिए, ठीक है। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है, जो भी बच्चे फॉर्म भर रहे हैं उसका ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए अब कुछ रिलैक्सेशन भी दिया हुआ है एज में, ऐसा है नहीं कि हार्ड एंड फास्ट रूल है, कुछ रिलैक्सेशन है। तो क्या है तो 5 इयर्स है सर्टेन कैटेगरीज के लिए, जो कैटेगरीज हैं स्टेट की उनके लिए 5 इयर्स का रिलैक्सेशन देने की बात की गई है। उसके बाद जो पीएच है बेटा कैटेगरीज के लिए, जो कास्ट कैटेगरीज हैं उनके लिए 5 इयर्स का रिलैक्सेशन है। उसके अलावा जो पीएच कैटेगरी है बेटा, पीएच कैटेगरी है उसके लिए 15 साल का 15 इयर्स का रिलैक्सेशन है, ठीक है। और जो शॉर्ट सर्विस कमीशन एसएससी, ये स्टाफ सिलेक्शन कमीशन नहीं है, ये शॉर्ट सर्विस कमीशन जो कि आर्मी वगैरह में होता है, नेवी या एयरफोर्स में होता है, तो ये सब के लिए, या फिर जो कमीशन मतलब जो टेरिटोरियल आर्मी में जिन्होंने सर्व किया है उनके लिए 3 इयर्स का रिलैक्सेशन दिया, मतलब उनका जो टेनर है वो और प्लस 3 इयर्स, ठीक है, मतलब उनका टेनर जितना उन्होंने सर्व किया और प्लस 3 इयर्स का रिलैक्सेशन देने की बात की गई है यहाँ पे, ठीक है। चलिए अब आते हैं कि एग्जाम का जो पैटर्न होगा, मतलब एग्जाम में निगेटिव मार्किंग है क्या। तो निगेटिव मार्किंग की बात करते हैं बेटा, तो निगेटिव मार्किंग बिल्कुल है, और 1/4 वाला सिस्टम अब मुझे लगता है कि हर एग्जाम से जाता ही जा रहा है। अब आ रहा है 1/3, यानी यूपीएससी का जो पैटर्न है उसी हिसाब से निगेटिव मार्किंग हो रही है, यानी कि -0.33 की बात की गई है, ठीक है, मतलब 1/3 ऑफ द मार्क विल बी निगेटिव मार्किंग यहाँ पर, ठीक है।
अब चीटिंग चीटिंग तो बुरी बात है, अच्छी बात नहीं है, पर सिर्फ बुरी बात सिर्फ मोरली नहीं है बल्कि पेनाल्टी की भी बात की गई है यहाँ पे। तो चीटिंग अगर कोई बच्चा है जो कि फ्रॉडलेंट मींस अपनाता हुआ पाया जाता है एग्जाम हॉल में, या फिर कुछ भी ऐसा करता है जो कि फ्रॉडलेंट मेथड है, ठीक है, कुछ भी ऐसा कर रहा है, तो उसको फॉरएवर डिबार कर दिया जाएगा, ठीक है, फॉरएवर डिबार कर दिया जाएगा, यानी 1 साल 2 साल नहीं, यूपीपीसीएस उनको फॉरएवर डिबार कर देगी, और प्लस उनको भारतीय न्याय संहिता जो है उसके अंडर जो भी फ्रॉडलेंट्स के जो सेक्शंस हैं उसके अंदर उसको पनिश भी किया जाएगा, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा कि ऐसी कोई भी गलत काम हमको नहीं करना है, दैट इज वेरी वेरी बैड, है ना। देखिए चलिए, एक एग्जाम है, कोई बात नहीं है, अगला एग्जाम, लेकिन कुछ भी ऐसा हम नहीं करेंगे जिससे हमारा जो फ्यूचर प्रोस्पेक्ट है वो बिल्कुल ही खत्म हो जाए, ऐसा कोई काम हमको बिल्कुल भी नहीं करना है, ठीक है। चलिए अब आते हैं जो आपको सबसे ज्यादा इंतजार है, दैट इज सिलेबस, ठीक है। तो सिलेबस चलिए जानते हैं, और सोच रही हूं मैं कि इसमें भी आपकी पूरी मदद करूं, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं जो बहुत सारी उम्मीद लगा के बैठे हैं, और ये कुछ ऐसे सेक्शंस है ना जो कि बहुत रेयरली कहीं पर अवेलेबल होते हैं। मतलब शॉर्ट में तो आप पढ़ लेंगे, बट डिटेल में पढ़ना, और देखो बेटा कंपटीशन मुझे बोलने की जरूरत ही नहीं है, आप कंपटीशन देख रहे हो ना कि वो इतने सारे सीट्स में, अगर आप अनरिजर्व में हो या फिर आप दूसरे स्टेट से बिलोंग करते हो, कहीं पे भी अगल बगल के स्टेट से बिलोंग करते हो, जो आप यूपीपीसीएस की एपीओ को देना चाह रहे हो एग्जाम को, तो आपका कंपटीशन आप समझ ही सकते हो। तो वहां पे ये हल्का फुल्का पढ़ाई से काम नहीं चलेगा, ठीक है। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, दैट आप सोचोगे कि भाई नहीं इंटरटेनमेंट थोड़ा थोड़ा सा पढ़ के ज्यादा फ्रूट, तो बेटा आज वो जमाना नहीं रहा है, ठीक है। टू बी वेरी फ्रैंक, मैं कुछ बातें ऑनेस्टली कर लेती हूँ। चलिए आते हैं सिलेबस पे, क्या सिलेबस है। तो सबसे पहले प्रीलिम्स के सिलेबस के बारे में बात करते हैं, फिर मेंस में भी जाएंगे, ठीक है। चलिए प्रीलिम्स का सिलेबस जो है बेटा, पार्ट 1 2 पार्ट में डिवाइडेड है। पार्ट 1 है हमारा जो है वो है जीएस, जिससे कि 50 सवाल होंगे। पार्ट 1 जीएस, जिसके की टोटल 50 क्वेश्चंस की बात की गई है। इसमें सबसे पहला है आपका जनरल साइंस, ठीक है, जनरल साइंस। और ये ध्यान रखिएगा कि जनरल साइंस अच्छे खासे लेवल का होता है, अच्छे खासे लेवल का, ठीक है। मतलब कि ऐसा कि मुझे अभी तक याद है कि एक बार मतलब आज से लगभग 1.5-2 साल पहले जब आया था यूपी जुडिशरी का फॉर्म आया था, तो बहुत सारे बच्चे गए थे, और इत्तेफाक से हमारा जो बिहार ये सिविल सर्विस उसका एग्जाम पड़ा था, तो मैं वो देने गई थी, और मैंने यूपी जुडिशरी का एग्जाम नहीं दिया था। बट बच्चे जो कह रहे थे कि मतलब कि बिहार सिविल सर्विसेज के एग्जाम से ज्यादा डिफिकल्ट जो जीके है वो इसमें जुडिशरी के एग्जाम में पूछा गया था। तो इसीलिए कह रही हूँ कि हल्के में मत लेना, मैं फिर से कहूंगी हल्के में बिल्कुल मत लेना, कि अगर आप सोचो कि अरे लॉ का एग्जाम है तो जीके तो बहुत ही आसान होगा, बिल्कुल नहीं, यूपीपीसीएस का जीके बहुत अच्छे लेवल का होता है, ठीक है। तो चलिए जनरल साइंस, इसमें बेटा ये एक अच्छी बात है यहाँ पर कि हम लोग को जो एनालिसिस करना पड़ता था ना कि प्रीवियस ईयर को देख करके कि अरे कितने क्वेश्चन इससे आएंगे, कितने क्वेश्चन कहीं ज्यादा कम ना हो जाए, ये इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है कि इन्होंने नंबर ऑफ क्वेश्चन बता दिए हैं हर सब्जेक्ट का कि कितना वेटेज है। तो जनरल साइंस का बेटा 8 नंबर का वेटेज है, यानी 8 सवाल जो है वो इसमें से पूछे जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा करंट अफेयर जो है वो 10 क्वेश्चन इसमें से पूछे जाएंगे, ठीक है। हिस्ट्री जो है, हिस्ट्री, अब हिस्ट्री में भी इसमें 2 पार्ट में डिवाइडेड है बेटा, एक है आपका हिस्ट्री और एक है मॉडर्न हिस्ट्री, यानी इंडियन फ्रीडम मूवमेंट, ठीक है। तो हिस्ट्री मतलब जिसमें आपका एंशिएंट मेडाइवल मॉडर्न सब आ जाता है, उससे पूछे जाएंगे आपके 8 सवाल। और अगला जो टॉपिक है वो है इंडियन फ्रीडम मूवमेंट, ठीक है, इंडियन फ्रीडम मूवमेंट। समझ सकते हैं आप कि ये मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट है, ठीक है, जो लोग भी तैयारी कर रहे हैं उनको पता होगा कि ये इससे आपके आएंगे 8 सवाल। उसके बाद अगला है बेटा पॉलिटी प्लस इको। अब इसमें एक अच्छी बात यह है कि पॉलिटी मतलब आपका कॉन्स्टिट्यूशन, लगभग मोटा मोटी, थोड़ा बहुत थ्योरी व्योरी हटा दो तो वही है। तो यहाँ पे आप क्या है कि जो लोग कॉन्स्टिट्यूशन अच्छे से पढ़ रहे हैं वो दोनों सेक्शन में नंबर खींच जाएंगे, ठीक है। चलिए तो ये आ गया आपका 8 नंबर का सवाल। इसके अलावा आते हैं हम आपका वर्ल्ड ज्योग्राफी पे, वर्ल्ड ज्योग्राफी और प्लस पॉपुलेशन। तो पॉपुलेशन में आपका इंडियन ज्योग्राफी वगैरह आ जाता है, ठीक है। तो वर्ल्ड ज्योग्राफी प्लस पॉपुलेशन, तो ध्यान रखिएगा कि उसी हिसाब से आपको पढ़ना है ना, मतलब जो टॉपिक लिखा है ये ध्यान में रखिएगा। इधर उधर की भ्रांतियों से मैं फिर कहूंगी दूर रहिए, ये जो मैं आपको बता रही हूँ ये नोटिफिकेशन में लिखा है, ठीक है। चलिए तो ये भी आएगा आपका 8 नंबर, यानी कि टोटल आपके हो गए कितने, 50 नंबर, 40 और 10 50 नंबर, ठीक है। और इस सेक्शन को छोड़ने की तो गुनाह जो है ना, ये तो बिल्कुल भी मत करना। मैं फिर से कह रही हूं कि ये जो सेक्शन, अगर आप सोचो ना कि हमने तो लॉ बहुत अच्छे से पढ़ा है और हम जीके को चलो ठीक है 5-10 क्वेश्चन लगा लेंगे, ये आपका बिल्कुल फेटल हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब आते हैं पार्ट 2 पे। पार्ट 2 हमारा क्या है, पार्ट 2 हमारा है लॉ का पेपर है, जाहिर सी बात है एपीओ का एग्जाम है तो लॉ ज्यादा ही पूछेगा, यानी कि 100 मार्क्स का आपका लॉ का पेपर है, जिसमें पहला है बेटा भारतीय न्याय संहिता, है ना, आईपीसी हमारा। अब भारतीय न्याय संहिता हो गया है और अब आपको अच्छे से पढ़ना है भारतीय न्याय संहिता, है ना।
तो भारतीय न्याय संहिता आपका हो जाता है 30 नंबर का, 30 नंबर का भारतीय न्याय संहिता आपसे पूछा जाएगा। उसके बाद है भारतीय नागरिक सुरक्षा अधिनियम। मैं ऐसे बीएनएसएस लिख सकती थी, पर क्या है कि कुछ बच्चों को समझने में हो सकता है दिक्कत हो जाए, ठीक है, बाद में हम पढ़ते हैं तो हमको थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है। तो नागरिक सुरक्षा संहिता, ठीक है, इसके क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे 25 नंबर के, ठीक है। इसके बाद है भारतीय साक्ष्य अधिनियम, यानी कि हमारा एविडेंस है ना, भारतीय साक्ष्य अधिनियम। लगभग प्रोविजन सेम है, बस आपको सेक्शंस के नंबर्स जो हैं वो अलग हैं अदरवाइज। और इसमें हाँ, इसमें मैं बता दूं आपको, इसमें सेक्शन नंबर्स भी याद करने पड़ेंगे, है ना। तो ये मत कहना जैसे कि अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, अभी हम लोग लेबर लॉ पढ़ रहे हैं, तो लेबर लॉ में मैं आपको बार बार कहती हूँ बेटा सेक्शन नंबर याद मत करना, आप बस कॉन्सेप्ट याद रखो। लेकिन इसमें ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ये लॉ सेंट्रिक एग्जाम है, ठीक। तो ये आपका आएगा 20 नंबर का, ठीक है। उसके बाद है यूपी पुलिस एक्ट, यूपी पुलिस एक्ट एंड रेगुलेशन, ठीक है, यूपी पुलिस एक्ट एंड रेगुलेशन, इससे आपके 15 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। और कॉन्स्टिट्यूशन से आपके आएंगे 10 नंबर के क्वेश्चन, ठीक है। तो मतलब टोटल आपका हो गया 100 क्वेश्चन। अब देखो यहाँ पे आपका पॉलिटी का भी काम हो जाएगा, 4-5 क्वेश्चन, और इधर 10, यानी आप मान लो कॉन्स्टिट्यूशन से 15 सवाल, ठीक है, 10 मत मानना। चलिए, तो ये आपका प्रीलिम्स का पूरा सिलेबस है, जो आपको मुझे लगता है अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक और सेशन हम लेकर आएंगे, चिंता नको, बिल्कुल चिंता करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है, हम है ना, तो चिंता नहीं करना है। हम एक और सेशन लेकर आएंगे जिसमें आई विल टेल यू कि हाउ टू स्टार्ट इट, कैसे इसको अच्छे से तरीके से करना है, ठीक है, क्या क्या सोर्सेज आप रेफर कर सकते हो, ये सारी चीजें हम आराम से डील करेंगे। अभी क्या है कि पहले तो फटाफट से जाके फॉर्म भरो, ठीक, और मेंटली प्रिपेयर हो जाओ कि भाई अब इस जंग में हम बिल्कुल कमर कस लिए और अब हमको ये एग्जाम तो निकाल के रहना है, ठीक है। तो इस तरह से जब कमर कस लोगे ना, उसके बाद ही कुछ हो सकता है। चलिए, अब आते हैं मेंस पे। प्रीलिम्स तो हमारा मुद्दा होना भी नहीं चाहिए, हमारा मुद्दा तो प्रीलिम्स मेंस प्लस इंटरव्यू होना चाहिए, क्योंकि अल्टीमेट सिलेक्शन है गोल बेटा। क्योंकि क्या होता है ना कि जब आप सिर्फ प्रीलिम्स की तैयारी करते हो ना और वो निकल गया, मेंस नहीं हुआ, तो बहुत ज्यादा ऐसा डिससेटिस्फैक्शन होता है, ठीक है, और टाइम भी बहुत जाता है। तो मैं कहूंगी कि तैयारी करो तो पूरी करो भैया, और नहीं करना है तो फिर छोड़ ही दो, ठीक है, फिर क्या ही रखा है। और जिन्होंने भी, क्योंकि ये एग्जाम ही लॉ ग्रेजुएट के लिए, तो जिन बच्चों ने भी लॉ किया है ना, ये बेटा ध्यान रखना, मैं खुद जॉब मतलब कर रही हूँ, मैं खुद पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ कि जिन बच्चों ने लॉ किया है ना, पढ़ाई से अगर भाग रहे हो तो भाई लॉ ही नहीं करना था, क्योंकि जिंदगी भर आपको पढ़ना ही है। आप किसी भी मतलब आप चाहे आप पर्सनल प्रैक्टिस करें, चाहे आप कोई जॉब करें, चाहे आप किसी फर्म में हो, पढ़ाई बिना तो कोई उपाय नहीं है। और वो पढ़ाई वो वाली नहीं, बिल्कुल ऐसे चटर पटर वाली पढ़ाई, बिल्कुल सीरियस, एकदम किताबों में घुसी हुई पढ़ाई। तभी तो कहते हैं वकील है, बाप रे इतना पढ़ते हैं, ठीक है। तो जो लोग नहीं पढ़ रहे हैं, अब थोड़ा सावधान हो जाओ, है ना। चलिए आते हैं मेंस पे, आ जाते हैं। मेंस क्या है? मेंस में हमारा 500 नंबर का है बेटा, जिसमें हिंदी जो है वो एलिमेंट्री लेवल का हिंदी है, मतलब बेसिक नॉलेज आपको होना चाहिए। तो ये है आपका मतलब सॉरी 500 नहीं, 500 का हिंदी हो जाएगा, तब तो सब पास हो जाएंगे। तो 100 नंबर का आपका हिंदी है, ठीक है। इंग्लिश भी आपका बेसिक एलिमेंट्री इंग्लिश है, ठीक है, जो कि आपका 100 नंबर का है, ठीक है। उसके बाद आते हैं जीके का जो सिलेबस है बेटा, वो सेम एज प्रीलिम्स, ठीक है। जो टॉपिक्स प्रीलिम्स में, क्योंकि जीके बहुत बड़ा है, जो लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे होंगे ना, उनको पता होगा कि जीके एकदम बिल्कुल पहाड़ सा है। तो पूरा जीके नहीं पढ़ना है, जो ये 5-6 टॉपिक यहाँ पे दिए हैं ना, ये वाले, यही 5-6 टॉपिक आपको यहाँ भी पढ़ना है, ठीक है। मतलब ज्यादा आपको जीके की बारीकियों में नहीं घुसना है। तो ये जीके भी आपका कितना हो जाएगा बेटा? तो ये जीके हो जाएगा आपका, सॉरी इंग्लिश 100 नहीं 50 का, सॉरी, ठीक है, तुरंत गलतियां सुधार लेती हूँ मैं। तो इंग्लिश आपका 50 नंबर का है, जीके भी आपका 50 नंबर का है। टॉपिक वही रहेंगे जो प्रीलिम्स में है, ठीक है, सेम एज प्रीलिम्स, ठीक है, सेम एज प्रीलिम्स। टॉपिक्स, क्वेश्चन नहीं। ऐसा नहीं कहना मैडम ने तो बोला था कि क्वेश्चन भी प्रीलिम्स जैसे रहेंगे, नहीं बेटा, सिर्फ टॉपिक्स रहेंगे, ठीक है। चलिए अब आते हैं क्रिमिनल लॉ एंड प्रोसीजर। क्रिमिनल लॉ एंड प्रोसीजर में क्या आता है? क्रिमिनल लॉ एंड प्रोसीजर में क्या आता है? तो क्रिमिनल लॉ एंड प्रोसीजर में आता है बेटा आपका भारतीय न्याय संहिता और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, ये दोनों आते हैं, ये आपके आ जाएंगे 100 नंबर के, ठीक है। उसके बाद फिर साक्ष्य, जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम है, ठीक है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम जो है वो आएगा आपका 100 नंबर का, ठीक है। इसके अलावा अन्य अधिनियम है, ठीक है, क्या लिखा है? अन्य अधिनियम, अन्य अधिनियम लिखा है, इसको भी हिंदी में लिख देती हूँ क्योंकि वैसे ही लिखा है। अब ये थोड़ा सा जानने वाली बात है, तो ये भी मैं आपको बताऊंगी, क्योंकि सब कुछ मतलब आपको ये सेशन देखने के बाद आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि आपको किस दिशा में जाना है, ठीक है। और अल्टीमेटली हम कोशिश भी यही कर रहे हैं। तो ये हमारा है बेटा 100 नंबर का अन्य अधिनियम। अब ये अन्य अधिनियम क्या है, तो इसको हम बहुत डिटेल में अभी पढ़ेंगे, चिंता नहीं करना। चलिए, तो ये आपका मेंस का सिलेबस हो गया, ये आपका प्रीलिम्स का सिलेबस हो गया, ठीक है, ये आपका मेंस का सिलेबस हो गया। अब इंटरव्यू होगा बेटा आपका, अगर आप दोनों क्वालिफाई कर जाते हो, वैसे उम्मीद है कि दोनों क्वालिफाई कर रहे हो, मतलब
बंदे में दम तो है। तो इंटरव्यू होगा बेटा, ये होगा 50 नंबर का, और फिर मेरिट लिस्ट निकलेगी। मेरिट लिस्ट में जैसा कि आपको पता भी होगा कि प्रीलिम्स के नंबर नहीं जुड़ते हैं, ठीक है, प्रीलिम्स इज जस्ट अ क्वालिफायर। उसके बाद मेंस और इंटरव्यू के नंबर आपके यहाँ पे जुड़ते हैं, ठीक है। तो 500 मतलब कि आपका जो मेरिट लिस्ट बनेगा वो 550 में बनेगा, ठीक है। ये आपका 500 नंबर और ये 50 नंबर, तो आपका मेरिट लिस्ट जो है वो 550 में बनेगा, ठीक है। कोशिश करिए ज्यादा से ज्यादा नंबर खरीद सकें, ठीक। चलिए, अब ये अन्य अधिनियम क्या क्या वाला है, चलिए देखते हैं। तो है मेरे पास इसका भी उपाय, ये देख रहे हो आप अन्य अधिनियम को। तो अन्य अधिनियम में कौन कौन से टॉपिक्स हैं आपके, तो पहला है आयुध अधिनियम 1959, ठीक है। दूसरा है लैंगिक अपराध से बच्चों का संरक्षण, पॉक्सो अधिनियम, जो जाहिर सी बात है आप सब लॉ बैकग्राउंड के हैं तो आपको पता होगा, पॉक्सो एक्ट, ठीक है। दहेज प्रतिषेध, डाउरी प्रोहिबिशन। उसके बाद अनुसूचित ST SC एक्ट, ठीक है। उसके बाद भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, ठीक है। उसके बाद सूचना एवं प्रौद्योगिक अधिनियम, ठीक है, IT एक्ट। उसके बाद विस्फोटक अधिनियम, ठीक है। फिर लोक संपत्ति नुकसान, अभी यूपी में बहुत चल रहा है ये, तो ये तो पढ़ के ही जाना, ठीक है, क्योंकि ये करंट से भी कहीं ना कहीं रिलेटेड है, तो इसीलिए लोक संपत्ति नुकसान निवारण अधिनियम। फिर आवश्यक वस्तु, एसेंशियल गुड्स, ठीक है। उसके बाद उत्तर प्रदेश गुंडा नियंत्रण अधिनियम, बिल्कुल बिल्कुल पढ़ के जाना, ये भी बहुत जरूरी है। फिर उत्तर प्रदेश गिरोह बंद और समाज विरोधी क्रियाकलाप अधिनियम, उत्तर प्रदेश गोवध निवारण अधिनियम, उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म सम परिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम, विधि विरुद्ध कार्यकलाप अधिनियम 1967, उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों का निवारण अधिनियम, ये भी जरूरी है एग्जाम में, मतलब ये भी लिखा भी है ना कि आपको ये सारी चीजें नहीं करनी, तो ये तो पढ़ ही लेना। और विदेशियों विषयक अधिनियम 1946, इतने अधिनियम जो है वो अन्य अधिनियम में आते हैं, जिसमें कि 100 नंबर का आपका क्वेश्चन रहेगा। छोड़ने की गलती तो बिल्कुल मत करना, ठीक है। तो ये अभी मत पढ़ना, मतलब जो मेरा हिसाब से है कि जब आपका प्रीलिम्स हो जाएगा, जो टाइम बचेगा उसमें ये पढ़ना। अभी जो आप है वो ऐसे सब्जेक्ट पढ़ो जो कि प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए हेल्पफुल हो। बट इसका एक डिटेल्ड सेशन हम बहुत जल्दी लेकर आएंगे, ठीक है। मीनवाइल अगर आप चाहते हो कि हम ये जो अभी जो हमने इसके बारे में डिस्कशन किया है, इसको मैं डिटेल में सारे सब्जेक्ट जो लॉ के सब्जेक्ट्स हैं, क्योंकि बेटा GS कवर कर पाना इतने कम समय में थोड़ा सा डिफिकल्ट है डिटेल में, ठीक है। तो मैराथन मैं फिर से कहती हूँ कि वो लॉन्ग सेशंस में ही कवर होगा, पर जो डिटेल सेशंस है आपका इन सारे एक्ट्स का, जो आपका भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा अधिनियम, इन सब का, वो अगर आपको चाहिए तो आप हमें अपने प्यारे प्यारे से फीडबैक्स में बता सकते हो, क्योंकि अल्टीमेटली हम जो प्रयास कर रहे हैं वो आपके लिए ही है। और अगर आपको ये चीज अच्छी लग रही है तो जाहिर सी बात है कि हम और प्रयास करते रहेंगे। तो कुछ भी आपको डिटेल चाहिए बेटा, या कुछ भी ऐसे क्लासेस है जो आप चाहते हो कि शुरू हो, तो आप हमें ये जरूर 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 से बताइएगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगले सेशन में। लेबर लॉ जो है वो हमारा तो वो तो चलता ही रहेगा, पर ये मुझे लगता था कि बताना जरूरी है, क्योंकि अभी अभी आया है और एक दिन भी बर्बाद करना इसके लिए अच्छा नहीं है। तो चलिए मिलते हैं अगले सेशन में, टिल देन बाय बाय।